ओके। तो प्रोटॉन की जो चार्ज की बात हो रही है ना, चार्ज में क्या होता है कि नेचर में ना दो चीजें होती हैं, कोई चीज पॉजिटिवली चार्ज होती है और कोई चीज नेगेटिवली चार्ज होती है। इसका मतलब क्या है, तुमने कभी देखा होगा और क्लासेस में पहले शायद सुना भी हो कि जो बिजली कड़कती है तो वो क्यों कड़कती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि एक क्लाउड होता था, ठीक है। और उस क्लाउड पे जब यहाँ, तो यहाँ क्लाउड में चार्जेस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चार्जेस होते हैं। तो ये जब चार्जेस ऐसे मिलते हैं तो इससे बिजली कड़कती है, ठीक है। तो इसमें भी हमें पता चलता है कि कुछ पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ चार्ज तो होता है, इससे ये पता चलता है। तो जब डिस्कवरी हुई थी तो इलेक्ट्रॉन पे हमने माना था कि कुछ नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये था कि मान लो जो तुम्हारी बैटरी हमने ली थी, वो बैटरी एक साइड नेगेटिव चार्ज था, तुम्हें याद होगा, ठीक है। और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस तरफ मूव कर रहे थे क्योंकि यहाँ तुम्हारा कैथोड रे ट्यूब थी और वो यहाँ ग्लो कर रहे थे। दैट मीन्स यहाँ से कुछ इजेक्ट हुआ होगा और यहाँ आके टकराया होगा, ठीक है, तभी जाके यहाँ ग्लो हो रहा था, ठीक है। तो हमें इससे ये तो पता चल गया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि ये वाली जो प्लेट थी वो नेगेटिवली चार्ज थी और इससे दूर जा रहा था। तो हमें इतना तो पता है कि नेगेटिव नेगेटिव वाली चीज़ें रिपेल करती है, ठीक है। रिपेल मतलब धक्का देती है एक दूसरे को। जैसे हमारा मैग्नेट होता है, तो हमने पहले डिस्कस किया था, अगर ये नॉर्थ है, इसका साउथ है मैग्नेट का, और अगर ये साउथ और नॉर्थ ऐसे रखा तो अगर पास लाने की कोशिश करोगे एक दूसरे को धक्का देगा, ठीक है। सेम मैग्नेट अगर नॉर्थ साउथ होता है और यहाँ नॉर्थ साउथ ऐसे होता है तो फिर ये एकदम पास आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का अभी तुम्हें याद क्या करना है कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलॉम्ब होता है, ठीक है। चार्जेस में इतना से याद रखना है। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। आसमा इतना समझ आ गया? ओके। अच्छा, अब ना पिछली क्लास में हमने जो मैंने वीडियो भेजी थी उसमें भी वी टॉक्ड अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। कि रेडिएशन जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो इस तरह की होती हैं। तो जैसे तुम देख सकते हो ये वाई एंड एक्स प्लेन में एक रेडिएशन है। तो ये वाला, इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वाई एक्स प्लेन में है। तो अगर ये प्लेन है एक, इसमें ऐसी एक वेव प्रोपगेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड वाली, ठीक है। इसके इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज पे एक प्लेन है, जैसे तुम्हारी कॉपी होती है, ठीक है, उसके 90 डिग्री पे ऐसे प्लेन बना लो। तो इस पे जो ये प्रोपगेट कर रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये 90 डिग्रीज पे प्रोपोगेट करती है। अभी तक हमने इतनी बात करी थी और मैंने ये समझाया था वीडियो में। हसनैन और आयुष, अगर आपने नहीं देखी है इसके बाद देख लेना। हमने फ्रीक्वेंसी की, वेवलेंथ की और वेव नंबर की बात करी थी। मैंने बोला था कि तुम अगर कोई रस्सी ले लेते हो और रस्सी को ऐसे पकड़ा है तुमने यहाँ से, ठीक है, ये तुम्हारा हाथ है, रस्सी को पकड़ा है और तुम अपने हाथ को धीरे से ऐसे मूव करते हो तो ये रस्सी ऐसे हो जाती है, ठीक है। जैसे हिलाते हैं रस्सी को, एक जगह यहाँ तुमने दीवार पे बांध दी और दूसरी जगह हाथ से मूव कर रहे हो तो रस्सी ऐसे मूव होगी। अगर सेम रस्सी को तुम खुद सोच के देखना कि अगर दीवार पे बांधा हुआ है और हाथ से बहुत तेज तेज मूव कर रहे हो, ठीक है, बहुत मूवमेंट है, तो ये रस्सी ऐसे ऐसे मूव करने लग जाती है। तो इसकी जो सेम जगह से डिस्टेंस है, मतलब ये एकदम टॉप पे गया, ये भी टॉप पे गया, ये जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ कहते हैं। मतलब टॉप टू टॉप या ट्रफ टू ट्रफ, जो नीचे वाला ऐसे वाला पार्ट होता है इसको ट्रफ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको वेवलेंथ कहेंगे। तो वेवलेंथ का सिंपली मतलब ये है कि अगर यहाँ से जो सपोज ये वाले पार्ट को मैं देखूं कि ये ऐसे था, तो इसको ही मैं ऐसे रिपीट कर दूं तो ये वेव बन जाएगी, है ना। तो ये जो सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है, क्या बोला है ना, छोटा बिल्डिंग ब्लॉक, कि इसी को रिपीट करते जाऊं तो वेव का पूरा फॉर्म बन जाएगा। तो इसको, जितनी इसकी लेंथ होती है उसको वेवलेंथ कहते हैं। और एक मीटर में, या सॉरी, एक सेकंड में, अगर तुमने टाइम नोट किया हुआ है और तुम देख रहे हो एक सेकंड में कितनी बार ऐसे हो जाता है, कितनी बार ऐसे यहाँ से क्रॉस कर जाती है, तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये हर्ट्स में होती है। नवदीप, यहाँ तक कोई डाउट था कि नहीं? नवदीप?
कोई डाउट था? ओके। अच्छा, अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है कि तुमने सुना होगा कि भाई, जो तुम्हारी सन से लाइट आती है, ठीक है, या जो तुम्हारी ट्यूबलाइट से लाइट आती है, ठीक है, ट्यूबलाइट से, सन से, कहीं कहीं से भी लाइट आती रहती है। अब क्या है कि वो जो लाइट है ना, उसकी कुछ स्पीड होती है, ठीक है। तो वो स्पीड कैलकुलेट हो चुकी है, उसको हम इतनी कहते हैं, 3 × 10⁸ ये अपनी कॉपी में लिख लो, ये तुम्हारे अगले 2 साल तक यूज होगा। स्पीड की जो लाइट है 3 × 10⁸ है। हसनैन लिख लिया है? हस हसनैन, हसनैन, कैन यू हेयर मी? लिख लिया? अच्छा, हमने क्या डिस्कस किया था कि जो ये फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी को ना म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू। इट्स लाइक कि जैसे वी होता है ना, वी की तरह ही होता है, लेकिन ऐसे डिनोट करते हैं, तो ऐसे, ठीक है। इसको न्यू कहते हैं। कैसे ऐसे प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, न्यू, ठीक है। और वेवलेंथ को ना लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा, ठीक है। लैम्डा ऐसा होता है, ये देखो, ठीक है। इसको लैम्डा कहते हैं। ये सारे ना ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, जो आपका ये न्यू है, ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था? तुम अगर एक पॉइंट पे खड़े हो और यहाँ से वेव आए जा रही है, आए जा रही है, जस्ट लाइक अगर तुम सपोज नदी के एक जगह पे खड़े हो, पुल पे खड़े हो, और नदी ऐसे चल रही है एकदम कांस्टेंट, तो ये कितनी बार, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो बिल्डिंग ब्लॉक है, कितनी बार आपके यहाँ जहाँ पुल पे खड़े हो वहां से क्रॉस हो रहे हैं 1 सेकेंड में, उसको, उस नंबर को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। वैसे ही जो तुम्हारी ये डिस्टेंस है, ऊपर से ऊपर तक या तो नीचे से नीचे तक, ये डिस्टेंस, या तो ये डिस्टेंस, अगर बड़ा देखना है, ये देखो, ठीक है। अगर सपोज तुम्हारा ऐसा है, ऊपर से ऊपर का डिस्टेंस, ठीक है, नहीं तो नीचे से नीचे का डिस्टेंस, इसको वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ, क्योंकि हम इसको रिपीट करेंगे तो ये पूरी वेव हम कितनी भी बार रिपीट कर ले वेव बन जाएगी, ठीक है। ये डिस्टेंस को हम लैम्डा कहते हैं, लैम्डा, ये होती है वेवलेंथ, ठीक है। क्या कहते हैं प्रोनाउंस? लैम्डा। इसमें किसी को कोई डाउट है, जल्दी से पूछो। क्या? फ्रीक्वेंसी का क्या? ओके। क्या होता है कि मान लो तुम यहाँ एक पुल पे खड़े हो, ठीक है, तुम्हारे नीचे से नदी बह रही है, ओके। तो हम ये मान लेते हैं कि सपोज कि नदी ना इस तरह की है, ठीक है, ऐसे पानी उछलता है और इसी तरह से चलता है, ठीक है। पहली बात मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेव, इसको जो तुम्हें दिख रहा है इसको वेव कहते हैं, ठीक है। क्या तुम इसमें एक चीज देख सकते हो कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है और ये ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, तो अगर मैं इतने से पार्ट को लूं तो ये मेरे को कैसा दिखेगा? ऐसा, ठीक है। अगर मैं इसी ऊपर वाली वेव को भूल जाऊं, इसी को मैं अगर रिपीट करता रहूं, कॉपी कॉपी कर लूं, ठीक है, ऐसे ये वापस रिपीट हो गया, ये वापस रिपीट हो गया, है ना। तो ये वापस वेव बन गई जो ऐसी ऊपर वाली थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट था, जो सबसे पहला मैंने पोर्शन लिया था, ये सबसे छोटा पार्ट था, ये पूरा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेव है। नवदीप, इतना समझ आया? ओके। तो इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेव कहेंगे, और इसका जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा से डिनोट करेंगे। अब हम पुल पे खड़े हो गए, ठीक है, और हमने स्टॉप वॉच ले ली, ठीक है, और हमने स्टॉप वॉच से ना ऑन करी स्टॉप वॉच, और हम देख रहे हैं 1 सेकेंड में ये वाली वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ यहाँ से क्रॉस हो जाएंगी, इस पॉइंट से कितनी वेवलेंथ क्रॉस हो जाएंगी। मान लो अगर 10
ऐसा वाला वेव 10 ये वाला पार्ट छोटा वाला पार्ट क्रॉस हो गया तो हम कह देंगे कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी 10 है। अच्छा, किसने पूछा था उसको समझ आया? क्या? ओके। अच्छा, ये मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि ना काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये फॉर्मूला आया और ये फॉर्मूला अब तुम कॉपी में लिख लो। सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को बोलते हैं, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एम एस का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को बोलते हैं। तो सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ये अपनी कॉपी में नोट करो। कर लिया? जल्दी जल्दी करो, ये फेयर बाद में कर लेना। ओके। अब ना एक चीज तुम्हें समझनी होगी कि जो लाइट होती है ना उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाइट जो है उसकी जो स्पीड है ये वाली स्पीड वैक्यूम में है। वैक्यूम का मतलब क्या है? वैक्यूम का मतलब है जहां बिल्कुल भी हवा या एयर नहीं है। ठीक है, तो हम वैक्यूम कहाँ मानते हैं? ये मान लो हमारी, वेट, ये मान लो हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये बहुत दूर एक सन है। ठीक है, अब सन और अर्थ के बीच में हम ये मानते हैं कि काफी, तुमने सुना होगा मूवीज में हर जगह कि इसमें ना बीच में काफी ऐसी जगह है जहां कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे है और यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब एयर है ही नहीं। ठीक है, जहां एयर नहीं होती हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम। तो जो स्पीड 3 × 10⁸ है ना मीटर पर सेकेंड, वो वैक्यूम में है, मतलब यहां। ठीक है, वो वैक्यूम में स्पीड है। लेकिन अगर तुमने एक टॉर्च ली, ठीक है, और टॉर्च से तुमने लाइट मारी और सामने मान लो कोई ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास है, मतलब स्लैब है जैसे होता है। ठीक है, ग्लास का स्लैब है मान लो, ऐसा कि ग्लास का स्लैब सिंपली ये भी हो सकता है जो तुम्हारे घर पे शीशा लगा है, तुमने देखा होगा वो ऐसा होता है, क्यूबॉइड टाइप होता है ना, ऐसा लंबा सा होता है। तो मान लो इसके बीच में से लाइट क्रॉस कर रही है तो इसमें ना इसकी स्पीड 3 × 10⁸ से थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम इससे ये बताना चाहते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। और होता क्या है कि मान लो तुम्हारी इस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, लाइट, और तुम्हारा यहाँ पानी है। तो लाइट जो आ रही थी यहाँ मीडियम अलग है, और यहाँ जो पानी है, ठीक है, ये पानी है, इसका मीडियम अलग है। ठीक है, तो यहाँ जब भी मीडियम चेंज होता है लाइट का, एयर से वाटर में जा रही है, तो इसका ना डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है, ये बेंड हो जाती है। ठीक है, तो ये सपोज ऐसी हो गई, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी तुम्हारी लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। अच्छा, मैंने एक चीज नहीं बताई तुम्हें कि लाइट जो होती है इट इज काइंड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये रेडिएशन टाइप कह सकते हो तुम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका क्या मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों 90 डिग्रीज पे प्रोपेगेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने दिखाया था। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाती है तो वो बेंड हो जाएगी। तो यहाँ एयर था, यहाँ समुंदर था, सी। ठीक है, ये समुंदर है, यहाँ हवा है। ठीक है, यहाँ से तुम्हारी लाइट आई। वैसे तो अगर ये हवा नीचे होती तो ये सीधा ऐसे ऐसे निकलनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसे निकलनी चाहिए थी, लेकिन दोनों का मीडियम डिफरेंट है, तो ये बेंड हो जाएगी। ये ऐसा होता है, ये तुम्हें जानना है। मतलब कर्व नहीं होगी, ऐसे होगी।
सीधी, थोड़ी बेंड हो जाएगी, मतलब यहाँ एंगल चेंज हो जाएगा। क्या आसमा आपको इतनी बात समझ आती है? ओके। अच्छा, रिफ्रैक्शन समझा रहा था मैं, इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तुमने एक और चीज देखी होगी कि तुमने पहले पढ़ा भी होगा कि एक सरफेस है, सपोज बड़ी शाइनी मेटल है, शाइनी, ठीक है, शाइनी सरफेस है, एकदम स्टील की सरफेस है। यहाँ तुमने लाइट मारी, ठीक है, यहाँ से लाइट बजी और लाइट ऐसे बज के आगे निकल गई, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको रिफ्रैक्शन, जो बेंड होती थी उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर पूरी बदल जाती है, उसी मीडियम में वापस चली जाती है रिफ्लेक्ट होके, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज तुम्हें जाननी होगी कि, वेट, एक और चीज तुम्हें ये जाननी है कि अ, हाँ, ये जान लो कि इसकी जो, हमेशा ऐसा होता है कि, चलो वो वाला पॉइंट मैं बाद में बताता हूँ। जो तुम्हारी लाइट है ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमने अभी तक डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि जो लाइट, सपोज ये वाला पार्ट देखो, यहाँ से व्हाइट लाइट आई, ठीक है, यहाँ एयर है, ठीक है, ये जो प्रिज्म है ग्लास है, ठीक है, तो क्या तुम ये देख सकते हो कि ये जो लाइट है वो एयर से ग्लास में जा रही है, तो दैट मीन्स वन मीडियम से सेकेंड मीडियम पे जा रही है, ठीक है, तो दैट मीन्स रिफ्रैक्शन तो होगा, दैट मीन्स कि जो लाइट गई है वो बेंड तो होगी। क्या इतनी बात तुम्हें समझ आती है नवदीप, इतने समझ आती है? इतनी समझ आई आपको बात कि लाइट अगर हवा से ग्लास में जाएगी वो बेंड होगी? ओके। और हमें एक और चीज पता है कि जो लाइट है ना, व्हाइट लाइट जो तुम देखते हो, जो तुम्हें आगे पीछे दिख रही है, वो काफी सारी छोट डिफरेंट कलर से बनी है। जितने भी तुम कलर्स जानते हो उन सबको अगर मिला दें तो वो व्हाइट लाइट बनाता है। व्हाइट लाइट कौन सी, जो तुम्हें आजकल आगे पीछे जितनी भी सन की और इनकी दिख रही है, दिस इज व्हाइट लाइट। तो ये होता है व्हाइट लाइट, कि व्हाइट लाइट में सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली होती है रेड, रेड कलर, ठीक है, और सबसे कम वेवलेंथ वाला होता है वायलेट कलर, ठीक है। तो ऐसे हम सारे कलर, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सबको जब मिला देते हैं तो एक हमारी बन जाती है व्हाइट लाइट, जो कि तुम्हें दिखती है, जो सन से आती है, ठीक है। अब क्या है कि एक चीज तुम्हें जाननी होगी कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाती है, तो वो जो बेंड होती है, मैंने बताया था बेंड होती है, तो वो कितनी अमाउंट से बेंड होगी वो उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। आई रिपीट, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जा रही है, वो कितनी अमाउंट से, कितने एंगल से बेंड होगी, वो उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर सपोज तुम सिर्फ रेड लाइट मारो, वो कितना ज्यादा बेंड हुई दूसरे मीडियम में जाके, और अगर तुम वायलेट लाइट मारो, सेम कितने दूसरे मीडियम में अगर जा रही है, तो जो दोनों लाइटें हैं रेड और वायलेट, वो अलग अलग अमाउंट से बेंड होगी, ठीक है। तो इसमें जानने की ये बात है, जब भी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, वेवलेंथ, सॉरी वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा अगर ज्यादा होगा तो वो सब बहुत कम रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्रैक्शन कम होगा। रिफ्रैक्शन कम होने का मतलब क्या है कि वो कम एंगल से बेंड होगी, ठीक है। और अगर लैम्डा कम है तो उसका रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। रिफ्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब है कि वो ज्यादा एंगल से बेंड करेगी। तो हम यहां से देख सकते हैं कि ये देखो, लाइट यहां से आ रही थी, बेंड हुई, ऐसे बेंड हो गई कुछ, ठीक है, सबसे कम रेड बेंड होगी क्योंकि इसका लैम्डा सबसे ज्यादा है। यहां देखो लैम्डा इसका कितना है, 750 नैनोमीटर्स,
ठीक है, नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹मीटर। तो 750 नैनोमीटर का मतलब है 750 इंटू 10⁻⁹मीटर। तो दैट मीन्स सबसे ज्यादा लैम्डा इसका है, तो इसकी रिफ्रैक्शन सबसे कम होगी। सबसे कम रिफ्रैक्शन का मतलब है सबसे कम बेंड होगी। ठीक है, तो देखो रेड सबसे कम बेंड हुआ है, और यहां से एंगल देखो, ये कितना इतना सा बेंड हुआ था, और ये जो ये हुआ है वो कितना ज्यादा बेंड हुआ है ना। तो वायलेट लाइट जो है, ये वायलेट, ये वाला सबसे नीचे वाला वायलेट सबसे ज्यादा बेंड होगी। सिंस हमने बोला है कि व्हाइट लाइट जो है वो इतने सारे कलर से मिलके बनी है, हर एक का वेवलेंथ अलग है, तो क्या तुम ये देख सकते हो कि अगर वेवलेंथ अलग होगी तो वो रिफ्रैक्ट जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से होंगे। दैट मीन्स रेड कम रिफ्रैक्ट होगा, कम एंगल से बेंड होगा, वायलेट ज्यादा एंगल से बेंड होगा। जो ऑरेंज है, ये ऑरेंज, वो रेड से ज्यादा बेंड होगा। येलो जो है वो ऑरेंज से भी ज्यादा बेंड होगा। ग्रीन है वो ऑरेंज से भी ज्यादा बेंड होगा। ब्लू है वो ऑरेंज से भी ज्यादा बेंड होगा। क्या ये बात आपको, हसनैन, क्या ये बात समझ आई? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, स्काई ब्लू कलर और येलो कलर में कौन सा ज्यादा बेंड होगा? क्यों? एकदम उल्टा। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो वो कम रिफ्रैक्ट होगी। मैंने यहाँ क्या दिखाया, रेड की वेवलेंथ देखो 750 है, वॉयलेट की 400 है, लेकिन जो रेड है वो देखो इतना सा रिफ्रैक्ट हुआ है, वॉयलेट इतना ज्यादा रिफ्रैक्ट हुआ है ना। तो वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी रिफ्रैक्शन उतनी कम होगी, वेवलेंथ जितनी कम होगी रिफ्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी। नवदीप, आपके लिए क्वेश्चन, ग्रीन और ऑरेंज में कौन सा ज्यादा बेंड होगा? परफेक्ट। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूं, इसमें हमने क्या डिफाइन किया कि शॉर्ट वेवलेंथ वाली चीजें ज्यादा बेंड होगी, हमने देख लिया। व्हाइट लाइट जो है वो ऑल वेवलेंथ से बनी है, सारी सारे कलर से, सारी वेवलेंथ से बनी है, लेकिन ये सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम में है। विजिबल स्पेक्ट्रम, ये पिछली क्लास में एक्सप्लेन हुआ था, लेकिन यहाँ देख लो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो ना काफी सारी वेवलेंथ्स में आती है। ठीक है, तो 10 की पावर, ये जो तुम्हारी वेवलेंथ है वो 10⁻⁻16 से लेके 10⁻8, तुम डिफरेंस देख सकते हो। 10⁻8 बहुत कितने हो गए भाई, करोड़ों में चला गया। 10⁻⁻16 मतलब 1/करोड़। करोड़ में भी बहुत कम जीरो होते हैं, इतने ज्यादा। 1/16, 1/10⁻16। तो वेवलेंथ इतनी ज्यादा होती है, लेकिन हमें दिखती नहीं है। हमें ये कौन कौन सी दिखती है, 10⁻⁻7 के आसपास वाली। सिर्फ इतना वाला पार्ट हमारी आंखों को दिखता है। इतना सारा जो दुनिया में पार्ट है वो हमें दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमें दिखता है इसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो तुमने ध्यान दिया होगा कि जो तुम्हारे घर पे माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव की तुम्हें वेव नहीं दिखती ना, खाना गर्म हो जाता है लेकिन वेव नहीं दिखती। तो जैसी तुम्हारी हम लाइट मारते हैं ना, ठीक है, जो सन की लाइट आती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जो तुम्हारी माइक्रोवेव है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन सन वाली जो रेडिएशन है वो हमें दिख जाती है, माइक्रोवेव वाली हमारी को दिखती नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि उनकी वेवलेंथ में डिफरेंस है। ठीक है, आसमा, क्या आपको ये बात समझ आई? ओके, तो इसमें मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि वो जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, कि स्पेक्ट्रम तो बहुत बड़ा है। ठीक है, 10⁻⁻16 से वेवलेंथ स्टार्ट होती है, 10⁻8 तक जाती है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना सा पार्ट दिखता है, हम इसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें सारे कलर्स हैं। ये बाकी पार्ट, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सारा हमें कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, रेडियो वेव ट्रांसमिट होती है, तुम गाड़ी में एफएम सुनते हो, वो हमें दिखती नहीं है। माइक्रोवेव दिखती नहीं है। लेकिन तुम्हें जान के बस ये हैरानी होगी कि इसका नेचर माइक्रोवेव का, और इसका नेचर रेडियो वेव का, और जो हम लाइट देखते हैं, सन से लाइट आ रही है, ये सारी एक्चुअली सेम चीजें हैं, बस वेवलेंथ डिफरेंट है। ओके,
हाँ, ये हमने देख लिया, सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड होते हैं। रेड जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, लीस्ट डिफ्लेक्शन होती है। वायलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब मैं तुम्हें एक बड़ा सही सा फैक्ट बताता हूँ। अच्छा नवदीप, आपसे एक क्वेश्चन है कि तुम मुझे एक बात बताओ कि, सॉरी, एक बात बताओ कि जो तुम्हारी ट्रैफिक लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट में स्टॉप करने के लिए रेड लाइट ही क्यों यूज करते हैं? सारों के पास एक, हाँ बताओ। हम्म, परफेक्ट। सबको क्या ये बात समझ आती है? हसनैन, समझ आती है ये बात? तो अगर नहीं समझ आई तो मैं ऐसे बताता हूँ कि रेड जो है कलर, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स कि उसकी रिफ्रैक्शन सबसे कम होगी। रिफ्रैक्शन सबसे कम होने का मतलब है कि वो सबसे कम बेंड करेगा। तो मान लो कि तुम यहाँ, एक मिनट, एक मिनट, मैं थोड़े खाली शीटें डाल देता हूँ इसमें। हम्म, ओके। मान लो तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है? तुम 1 किलोमीटर दूर हो, ठीक है, रोड पे। यहाँ तुम्हारी, यहाँ, सॉरी, ठीक है, यहाँ खड़े हो, यहाँ तुम्हारी ट्रैफिक लाइट है, यहाँ रेड लाइट है, यहाँ ऑरेंज लाइट है जो भी होती है, और यहाँ ग्रीन लाइट है। यहाँ मौसम क्लियर है, ठीक है? यहाँ तुम्हारी फॉग है, ठीक है? यहाँ फॉग है, बहुत धुंध है, ठीक है? यहाँ तुम्हारी रेन हो रही है, ठीक है? यहाँ बारिश हो रही है। तो भाई तुम यहाँ से आ रहे हो, तो तुम्हें दूर से ट्रैफिक लाइट दिख जाए, सबसे ज्यादा चांस क्या है कि यहाँ से लाइट निकली, ये क्लियर था और यहाँ फॉग है, मीडियम चेंज हुआ तो लाइट कुछ बेंड होगी, ठीक है? फॉग से रेन में गए, मीडियम चेंज हुआ तो लाइट और बेंड हो जाएगी, तो तुम्हें लाइट दिखेगी ही नहीं। लेकिन रेड लाइट है तो ये सबसे कम बेंड होगी, तो थोड़ी सी बेंड हुई, यहाँ से थोड़ी सी बेंड हुई, तो सबसे मैक्सिमम चांस तुम्हें दिखने का रेड लाइट का ही है, क्योंकि वो सबसे कम बेंड होगी। ओके, अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया। ओके, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है? अब क्या है कि एक चीज मैं तुम्हें पहले बताता हूँ, ये तुम्हें थोड़ा ध्यान देना होगा। क्या होता है कि, क्या तुमने कभी देखा है कि, वेट, सॉरी, कि ना, तुम कभी भी, अगर सपोज तुम मूवीज में देखा होगा कि वो अगर आयरन जो होता है, ठीक है, स्टील आयरन, इसको गर्म करते हैं, तो पहले तो ये नॉर्मल कलर होता है, फिर ये लाल होने लग जाता है ना? ये लाल होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। फिर उसके बाद और टेम्परेचर, अगर तुमने मान लो और टेम्परेचर बढ़ा रखा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो अगर, तो इसके बाद तुम्हें नहीं पता, ठीक है? तो तुमने देखा होगा कि हमेशा सरिये को गर्म करते हैं, मूवीज में भी दिखाते हैं कि सरिया लाल हो गया। लेकिन एक चीज कोई नहीं दिखाता कि अगर तुम उसको और गर्म करते जाओगे ना, वो ब्लू हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा होता है कि सरिया पहले डार्क रेड होता है, ठीक है, इसको तुम डल भी कहते हो, डल रेड भी कहते हो। फिर ये लाल हो जाता है, जिसको तुम्हें मूवीज में दिखाता है कि भाई बहुत गर्म हो गया, ठीक है? तो इसका मान लो 700 या 1100 डिग्री टेम्परेचर हो गया, ठीक है? अगर तुम टेम्परेचर 1800 के आसपास कर दोगे ना, तो ये जो सरिया है वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें होता क्या है कि ऐसा हमने देखा गया कि जो हीटिंग ऑफ आयरन है वो पहले डल रेड होता है, रेड होता है, फिर व्हाइट हो जाता है, फिर ब्लू हो जाता है, ठीक है? ये हो क्या रहा है कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो वैसे वैसे, मतलब मान लो, ये ग्राफ देखो ध्यान से, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ। मान लो तुम्हारा टेम्परेचर 100 डिग्री है,
ठीक है। एक चीज क्या होती है कि एक तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का कुछ टेम्परेचर है 20 डिग्री, तो ये ना रेडिएशन एमिट करता रहता है हर टाइम पे। तुम्हारी जो घड़ी है वो भी रेडिएशन एमिट कर रही है क्योंकि वो 20-25 डिग्री पे है, ठीक है। तुम्हारा जो बेड है वो भी कुछ रेडिएशन एमिट कर रहा है क्योंकि वो 20 डिग्री पे है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो वैसे ही एक ऑब्जेक्ट हमेशा कुछ ना कुछ एमिट करता रहता है। ये तुम्हें नहीं पता होगा, अभी जान लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हर हर ऑब्जेक्ट जिसका कुछ टेम्परेचर है, अगर ये ऑब्जेक्ट है इसका कुछ अगर टेम्परेचर है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करता रहेगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एमिट कर रहा है वो ना पूरे स्पेक्ट्रम के अलोंग करेगा। मतलब अगर मान लो तुमने घर पे सरिया रखा है, ठीक है, सरिये को तुमने हीट किया, हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा जिसकी मान लो वेवलेंथ 10⁻⁻6 से लेके 10⁻7 तक है, कि पूरी वेवलेंथ में रेडिएशन एमिट होगी। लेकिन जितनी एमिट हो रही है, मान लो 5 वेव्स एमिट हुई 10⁻7 लैम्डा वाली, 10 वेव्स एमिट हुई 10⁻5 लैम्डा वाली, और 50 वेव्स एमिट हुई 10⁻6 लैम्डा वाली। तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ऐसा इंटेंसिटी और वेवलेंथ। कहना क्या चाहता हूं मैं कि जब भी तुम्हारी कुछ भी ऑब्जेक्ट कुछ रेडिएशन एमिट करेगा उसमें हर इंटेंसिटी के होंगे, ठीक है, रेडिएशन, और सॉरी हर वेवलेंथ की रेडिएशन होगी, लेकिन वो कितनी ज्यादा होगी, अमाउंट कितनी होगी, वो डिपेंड करेगा उसकी इंटेंसिटी कितनी है। नवदीप, इसमें डाउट है? ओके। क्या होता है, कोई भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट, ये बात जान लो कि अगर उसका कुछ भी टेम्परेचर है, हर टेम्परेचर पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता रहता है। एमिट करने का मतलब है वो निकालता रहता है, ठीक है, दुनिया में भेजता रहता है। ओके। और हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने देखी थी कि वो सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम में ही नहीं होती है, वो उसकी वेवलेंथ जो है वो 10⁻⁻16 से लेके 10⁻8 तक होती है। क्या इतनी बात पता है नवदीप आपको? अब मैं ये कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। इसका मेरा कहने का ये मतलब है कि दैट मीन्स हर वेवलेंथ पे ये कुछ ना कुछ एमिट करेगा, ठीक है, हर वेवलेंथ पे एमिट करेगा। तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं, इंटेंसिटी, ठीक है, और लैम्डा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ 10⁻⁻6 10⁻8। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि एमिट करेगा, तो और मैं बोल रहा हूँ कि 10⁻⁻6 पे भी एमिट करेगा, 10⁻8 पे भी करेगा, 10⁻7 पे भी, 10⁻6 पे भी, 10⁻−15 पे भी, 10⁻−14 पे भी एमिट करेगा। कितनी वेव्स? मान लो टोटल 1000 वेव्स निकली हैं इसके बीच में से, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ने एमिट करी 1000 वेव्स। इन 1000 वेव्स में से 10⁻−16 मान लो है 100 वेव्स। 100 वेव जो है उनकी वेवलेंथ 10⁻−16 है। फिर 80 वेव्स हैं जिनकी इंटेंसिटी, जिनकी वेवलेंथ 10⁻−15 है, ठीक है। ऐसे ऐसे चलता रहेगा। 10⁻8 की मान लो 500 वेव्स हैं इसमें से, ठीक है, कि 10⁻−16 लैम्प वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितनी वेव्स हैं 1000 वेव्स में से, 10⁻−15 की कितनी है, ये जो कितनी है ना, इसको इंटेंसिटी कहते हैं। क्या ये बात समझ आई? तो दैट मीन्स कि ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, कि दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा जो वेव्स निकली हैं हमें यहाँ दिख रहा है 10⁻8 की निकली है। सबसे कम वेव्स जो निकली हैं, सबसे कम अमाउंट ऑफ वेव्स वो निकली है 10⁻5 की सपोज, ठीक है, और एवरेज एवरेज निकली है सपोज यहाँ 10⁻−14 की। क्या ये तुम्हें ये ग्राफ समझ आया? आसमा, आपको समझ आया?
ओके, तो ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, जैसे जैसे मान लो ये टेम्परेचर T1 था, ये मान लो 25 डिग्री है, ये नीचे जो ब्लू वाली लाइन है, ये सरिया था 25 डिग्री पे, ये कुछ एमिट कर रहा था, ठीक है। तो इसमें मुझे एक चीज बताओ आसमा कि इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कौन सी वेवलेंथ पे आई है 25 डिग्री पे। आसमा, कैन यू हेयर मी? हेलो? ओके, हाँ बताओ। अच्छा नवदीप, आप बताओ कि ये T1 टेम्परेचर पे, मैं ये मान लेता हूँ 25 डिग्री पे सरिया पड़ा है, ठीक है, और इससे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये फॉर्म निकली है, ठीक है, मतलब ये सारी वेवलेंथ दी है, इंटेंसिटी दी है, इस पे कौन सी वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है वेव की? हसनैन, आप बताओ। हसनैन, कैन यू हेयर मी? ओके, आयुष आप बताइए। ये ग्राफ दिया हुआ है, एक T1 टेम्परेचर पे एक सरिया पड़ा है, मान लो 25 डिग्री है, कौन सी ऐसी वेवलेंथ है जिसपे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी निकली है वेव्स की? हाँ, ब्लू में। देखो, क्या तुम इस ग्राफ में देख सकते हो कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ये कुछ 1400 लैम्डा पे है, ये इंटेंसिटी बता रहा है, सबसे ज्यादा ब्लू वाले में इंटेंसिटी यहाँ है। नवदीप, क्या ये आप देख सकते हो? क्या ये दिख नहीं रहा? आपको ये ग्राफ दिख रहा है? तो क्या तुम्हें ये ब्लू लाइन दिख रही है? तो क्या इसमें दिख रहा है कि इस ब्लू लाइन का सबसे ज्यादा टॉप कहाँ है? ये टॉप कौन से लैम्डा से करस्पॉन्डिंग है? हाँ, कि 1400 नैनोमीटर अगर वेवलेंथ है, तो उस पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। क्या आसमा आपको ये दिख रहा है? तो इसमें मैं बताना ये चाहता हूँ, यार देखो, अगर समझ नहीं आता ना तो उसी टाइम अपना माइक ऑन करके पूछ लिया करो, ठीक है। तो इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर, सपोज T1 था 25 डिग्री था, तो ऐसा ग्राफ था, अगर तुम इसका टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री कर दोगे सरिये का, तो उसकी जो रेडिएशन निकलेगी वो डिफरेंट हो जाएगी, तो उसकी मैक्सिमम जो रेडिएशन है वो और कम वेवलेंथ पे निकलती है, ठीक है। तो मैक्सिमम रेडिएशन कितनी वेवलेंथ पे निकलती है, वो कम होती जाती है, मतलब 100 डिग्री पे जितनी भी रेडिएशंस निकलेंगी, उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो रेडिएशन की होगी वो कम वेवलेंथ पे होगी। कहने का कैसे मतलब है, ये देखो, सरिये को तुम गर्म कर रहे थे, सरिया पहले डल रेड था, ठीक है, डल रेड था, दैट मीन्स कि मैक्सिमम जो वेवलेंथ थी वो 750 के आसपास होगी, ठीक है, क्योंकि रेड था, तो रेड था, तो 750 के आसपास होगी। फिर हमने टेम्परेचर और बढ़ाया सर ये का, फिर वो ब्लू होने लग गया, दैट मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन उसकी है कुछ 400-500 की रेंज में होगी। तुम ये ग्राफ फिगर देख सकते हो ऊपर, है ना। तो क्या तुम ये देख सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे उसका कलर चेंज हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो कम वेवलेंथ पे जा रही है,
दैट मीन्स रेड से ब्लू पे आ रही है। नवदीप ये बात समझ आई? हसनैन ये ग्राफ समझ आया? पक्का? अच्छा मुझे एक बात बताओ, हसनैन आपसे क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इस टाइम पे 25 डिग्री पे है रूम टेम्परेचर पे, और वो ऑरेंज दिख रहा है, मेटल है, ठीक है, ऑरेंज दिख रहा है। अगर मैं उसका टेम्परेचर 100 डिग्री कर दूं, तो क्या उसका कलर रेड होगा या क्या उसका कलर ग्रीन होगा? आई रिपीट क्वेश्चन, सबके लिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, वो रूम टेम्परेचर पे हमें उसका कलर 25 डिग्री दिख रहा है, 25 डिग्री पे ऑरेंज कलर दिख रहा है। ये वाला ऊपर ग्राफ देखते जाओ, ठीक है। मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री कर दिया, तो क्या मुझे उसका कलर, क्या चांसेस हैं कि उसका कलर रेड दिखेगा मुझे कि ग्रीन दिखेगा? हसनैन बताओ। आसमा आप बताइए। आयुष आप बताओ। सिर्फ आसमा का सही है। कैसे? हाँ, मैं बताता हूँ क्यों। तुम अपने कंसेप्ट जो है वो साइड पे रख दो, जो आज तक देखे हैं कि चीज गर्म होती है तो लाल हो जाती है। देखो अभी मैंने क्या बोला था कि तुम्हारे पास जो अभी 25 डिग्री पे है वो ऑरेंज कलर है, ठीक है। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? दिख रही है कि नहीं? अच्छा, ऑरेंज पे था, ठीक है, ये वेवलेंथ है मान लो। ये मैं रेड की वेवलेंथ लिख लेता हूँ 750। ये मैं ऑरेंज की कुछ 600 के आसपास लिख लेता हूँ, और ये मैं ग्रीन की लिख लेता हूँ कुछ 500 के आसपास, ठीक है। अगर मेरे को अभी 25 डिग्री पे ऑरेंज कलर दिख रहा है, दैट मीन्स कि मेरी जो इंटेंसिटी है सबसे ज़्यादा रेडिएशंस निकलने की, वो 600 वेवलेंथ के आसपास होगी। कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है मेरा। क्या ये इतनी बात समझ आती है? नवदीप क्या ये आपको ग्राफ समझ आया अभी? देखो, अगर आपको अभी ऑरेंज कलर दिख रहा है, ठीक है, किसी चीज का, तो मतलब वो ऑब्जेक्ट वैसे तो हर वेवलेंथ पे रेडिएशन निकाल रहा है, रेडिएशन एमिट कर रहा है, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा रेडिएशन जो एमिट हो रही है वो ऑरेंज वाले कलर के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी उस पे एमिट हो रही है। दैट मीन्स 600 पे सबसे ज्यादा एमिट कर रहा होगा, तभी हमें ऑरेंज कलर दिख रहा है। क्या ये बात समझ आई? तो क्या तुम मुझे, ये 25 डिग्री का ग्राफ था, 100 डिग्री पे अगर मेरा ग्राफ बढ़ता है, तो बताओ कि मेरी इंटेंसिटी यहां से लेफ्ट जानी चाहिए या राइट जानी चाहिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ग्राफ ऐसा होना चाहिए या ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ग्राफ 1 या ग्राफ 2? नवदीप बताओ। ठीक है, अगर ये लेफ्ट के साइड जाएगा, दैट मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी इसकी जिस वेवलेंथ पे आएगी हमें वही कलर दिखेगा। सही बात है। तो अगर हम इससे लेफ्ट पे जाएंगे तो लेफ्ट पे जाके क्या आएगा? नवदीप बताओ। हाँ, तो ग्रीन कलर आपको दिखेगा। अगर मैं 25 डिग्री से हाँ जी बोलो। लेकिन मैंने तो दो ऑप्शन दिए थे ना, या रेड या ग्रीन। तो अगर टेम्परेचर, नवदीप अगर मैं टेम्परेचर कम कर देता, 25 डिग्री से मैं 0 डिग्री कर देता, तो मेरा रेड कलर दिखता कि ग्रीन कलर दिखता? अरे भाई रेड दिखता ना, क्योंकि तुम्हें बस एक चीज देखनी है। क्या देखना है? कि
अगर मान लो, ये तो मैं समझ आएगा, देखो ये 500 जो है ये ग्रीन से रिलेटेड है, ठीक है, ऑलमोस्ट। ये जो 600 है वो ऑरेंज से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो 750 है वो रेड से रिलेटेड है, ठीक है। ये लैम्डा वेवलेंथ और यहाँ इंटेंसिटी। 25 डिग्री पे नवदीप मेरा ग्राफ ऐसा बना है। मेरी सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी आई है, तुम देख सकते हो मेरी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ आई है, ऑरेंज के आसपास। तो मेरे को अभी ये ऑब्जेक्ट ऑरेंज दिख रहा है, ठीक है। सही बात है कि नहीं? मैंने क्या बोला कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये जो पीक है ना, ये पीक लेफ्ट शिफ्ट होती जाती है, ठीक है। मैंने 100 डिग्री किया तो पीक कहाँ है, लेफ्ट शिफ्ट होगी। तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनेगा। क्या ये समझ आई? है ना? तो मेरा कलर क्या आएगा, ग्रीन के आसपास आएगा, ठीक है। लेकिन नवदीप अगर मेरा टेम्परेचर मैंने 25 से 10 डिग्री कर दिया तो मेरा ग्राफ कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, पीक कहाँ शिफ्ट होनी चाहिए, लेफ्ट की राइट? तो कुछ आपको ऐसा लगता है कि मेरी पीक ऐसे कुछ बनेगी? क्या ये दिख रहा है? जो मैंने 10 डिग्री वाली बनाई है, आपको ये दिखा अभी वापस कि पीक राइट शिफ्ट हो गई? तो ये रेड के आसपास पहुंचेगी। हसनैन, समझ आया? पक्का? आयुष, आपको समझ आया? आयुष, आयुष, समझ नहीं आया? ओके, नवदीप आपको समझ आ गया? आसमा, आपको समझ आया? आसमा, कैन यू हेयर मी? ओके, नवदीप आपके लिए क्वेश्चन है। मैं अभी एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट 50 डिग्री पे है, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट का कलर येलो है, ठीक है। मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, 200 डिग्री पे पहुंचा दिया, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्ट का कलर क्या दिखेगा, ग्रीन या, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। दूसरा मैं वैसे ऑरेंज कहने वाला था। ऑरेंज नहीं दिखेगा ना, पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैं सिर्फ इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा था, ठीक है, कि ये होता क्या है। तो इससे बस तुम्हें ये जानना है। हाँ जी, बोलो। हाँ, आएगा। ये पता है क्या है, ये अभी एक इसका कॉन्सेप्ट होता है कि तुम्हारी कोई भी बॉडी है, ठीक है। उस बॉडी का अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, उसको हीट करते जाते हो, तो उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है, उसकी वेवलेंथ कम होती जाती है। तो दैट मीन्स कि मैक्सिमम इंटेंसिटी उसकी जो निकलेगी वो कम वेवलेंथ पे निकलेगी, ठीक है। ओके, बात समझ आई? नवदीप, बात समझ आई? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारी कोई भी सही बात, सीधी बात है कि कोई भी एक, ये तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है। तो एक टाइम पे एक टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री पे एक बॉडी, मैंने बोला कि हमेशा कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करती रहती है, ठीक है। हमेशा पूरे स्पेक्ट्रम में एमिट करेगी। पूरे स्पेक्ट्रम का मतलब है कि हर वेवलेंथ पे वो रेडिएशन एमिट करेगी, लेकिन हर वेवलेंथ पे कितनी इंटेंसिटी से करेगी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सपोज तुम्हारा ग्राफ अभी ऐसा है, इसका ये मतलब है कि तुम्हारी
एमिट तो हो रही है और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी पे कर रहा है इस वेवलेंथ पे, ठीक है। तो जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट का तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, ये 50 डिग्री पे होगा, तो इसकी जो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी आएगी वो और कम वेवलेंथ पे आएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा शिफ्ट होगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो कम वेवलेंथ पे आएगी। इतनी बात समझ आई नवदीप? हाँ, यही अभी अभी क्या है कि अभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं, ये सारा ना एंड में एक साथ कंबाइन होके पूरी बड़ी बड़ी थ्योरीज बनती हैं, ठीक है। इसलिए अभी तुम इतना मत सोचो कि ये कहाँ यूज होगा, ये तुम्हारा भी काम आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट एक क्या है, देखो, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन। तुम्हारे पास, हसनैन ध्यान से देखना, तुम्हारे पास एक स्पॉन्ज है, ठीक है। ये तुम्हारे पास स्पॉन्ज है, तुमने इस स्पॉन्ज को एक बाल्टी में पानी में डाल दिया, ठीक है। स्पॉन्ज था तुम्हारा, स्पॉन्ज को तुमने पानी में डाला, स्पॉन्ज को निकाला। क्या तुम, हसनैन, ये बताओ, ये स्पॉन्ज भारी होगा कि हल्का होगा? तो क्या इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्पॉन्ज ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का सिंपल ये डेफिनेशन है, एब्जॉर्प्शन का मतलब वो चीज एब्जॉर्ब कर लेता है। इस केस में कैसा होगा, तुम्हारे पास एक कोई बॉडी है, ठीक है। जब बॉडी बोलते हैं ना, टेक्निकल टर्म लगती है, लेकिन बॉडी को स्पॉन्ज या किसी तरह से सोचो। बॉडी कुछ तुम्हारा ग्लास भी हो सकती है, तुम्हारी वुड भी हो सकती है, ठीक है। तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, ये बॉडीज हैं सारी। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है, सपोज लाइट आई, ठीक है, तो कुछ लाइट ना यहाँ अंदर स्टोर हो जाती है एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। जैसे यहाँ पानी स्पॉन्ज में घुस गया था, स्टोर होके रह गया था, वैसे ही लाइट में जो एनर्जी होती है, अगर लाइट इससे टकराएगी, कुछ कुछ यहाँ स्टोर हो जाती है। इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। और कुछ लाइट ऐसे, तुम्हें पता है, अगर ये शाइनी सरफेस है, आएगी, टकराएगी और यहाँ चली जाएगी, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि मान लो ये तुम्हारा ग्लास है, ठीक है, जो शीशा घर पे लगा हुआ होता है ना, खिड़कियों में। क्या होता है कि यहां से तुम्हारी सन की लाइट आई, ठीक है, कुछ तो शीशे से रिफ्लेक्ट हो गई, बाहर चली गई, कुछ यहाँ अंदर मीडियम में आएगी, कुछ यहाँ एब्जॉर्ब हो गई। ये कैसे मैं बोल रहा हूँ एब्जॉर्ब हो गई, तुम कभी देखना तुम्हारे घर का शीशा हमेशा गर्मियों में गर्म रहता है। वो गर्म क्यों रहता है? क्योंकि उसने सन की कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। यहाँ कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ एब्जॉर्ब हो गया, और कुछ तुम्हें पता है घर के अंदर भी लाइट आ रही है, तो ये एमिट हो गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिट। तो जो तुम्हारी लाइट है वो ट्रांसमिट हो गई। तो क्या तुम्हें आसमा तीन चीजें दिख रही हैं कि कभी भी तुम्हारी लाइट आएगी, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। नवदीप, इसमें कोई डाउट? ट्रांसमिट मतलब कि प्रोपोगेट होना, प्रोपोगेट मतलब कि आगे बढ़ना। शीशा है, ठीक है, शीशे के अंदर लाइट आई, यहां से आई, बाहर निकल गई, ठीक है। जब बाहर निकल गई ना, और ये यहां निकल गई, हम इसको कहेंगे लाइट हैज बिन ट्रांसमिटेड। क्या समझ आई? नवदीप, समझ आई? ओके, ऐसे बताता हूँ। देखो, क्या तुमने अ, सबने उड़ी मूवी देखी थी? है नवदीप, उड़ी मूवी देखी है? यार, उड़ी नहीं देखी जिसमें वो अटैक वगैरह करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक वाली, ठीक है। हाँ, तो वो जब आर्मी वाले, तुम्हें पता है ना, आर्मी वाले जब वहाँ एलओसी क्रॉस करके जाते हैं, तो फिर वो रेडियो से बात कर रहे होते हैं, है ना, अपने बेस कैंप से रेडियो से बात कर रहे होते हैं, याद है? तो वो
जो रेडियो से ये बात कर रहे होते हैं, तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि उन्होंने रेडियो का सिग्नल ट्रांसमिट किया, कि रेडियो का सिग्नल ट्रांसमिट करो यहाँ। है? नहीं तो जब वो तुमने उसी मूवी में देखा होगा कि जब पाकिस्तान वालों को पता चल रहा होता है कि भाई इंडियन आर्मी अंदर घुस चुकी है, तो वो उनका बोलते नहीं है कि सर वो रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे थे, हमने इंटरसेप्ट कर लिया। कुछ याद आ रहा है? नवदीप, क्या तुम्हें ये याद आ रहा है कि जब भी ऐसे दिखाते हैं कि भाई एक आर्मी दूसरी कंट्री में घुस गई है, तो फिर ऐसे मूवीज में नहीं दिखाते हैं कि सर वो रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे थे और हमने इंटरसेप्ट कर लिया। क्यों? ओके ओके। अच्छा, तुम वो छोड़ो, बस ये बताओ कि तुम्हें ट्रांसमिट का ये मतलब समझ आया? ये कॉल में है हमारी। आयुष, कैन यू हेयर मी? आयुष, कैन यू हेयर मी? चलो छोड़ो। अच्छा, नवदीप, हेलो नवदीप, कैन यू हेयर मी? तो क्या तुम्हें ट्रांसमिट का मतलब समझ आया? यार, जब भी किसी भी चीज को जो बोलते हैं कि आ, ये तुम्हारा रेडियो स्टेशन है, ठीक है, तुम यहाँ गाड़ियों में जाते हो, ठीक है, गाड़ियों में सिग्नल आ रहा होता है रेडियो स्टेशन से, ठीक है, पूरे जम्मू को भेज रहे होते हैं वो। तो हम ऐसे कहते हैं कि उन्होंने रेडियो रेडियो स्टेशन ने रेडियो सिग्नल सिग्नल ट्रांसमिट किया। ट्रांसमिट का मतलब है भेजना, आगे बढ़ाना। ठीक है? ठीक है। ओके। तो ये तो मैं समझ आ गई ना कि किसी भी चीज को अगर तुम्हारे पर लाइट आएगी, या तो वो एब्जॉर्ब होगी, या तो वो रिफ्लेक्ट होगी, या तो ट्रांसमिट होगी। क्या ये बात समझ आती है आसमा आपको? ठीक है। अब ना यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है ब्लैक बॉडी का। ये मैं बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ये तो तुमने आज तक सुना नहीं होगा। तो ये अब बड़ी क्लासेस में आने का ना ये फायदा होता है, काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी समझ आती हैं। तुम्हारे पास मान लो स्टील की प्लेट पड़ी है घर पे। ठीक है, ये स्टील की प्लेट है। तो आसमा, क्या तुम्हें ऐसा पता है ना कि यहाँ से तुमने सन में स्टील की प्लेट रख दी, यहाँ सूरज है, ठीक है, और यहाँ पे लाइट पड़ी, तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई क्योंकि स्टील की प्लेट गर्म हो जाती है, एब्जॉर्ब भी हो गई। कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, ट्रांसमिट नहीं हो पाती क्योंकि मेटल है, तो मेटल में ट्रांसमिट नहीं होती। तो ये रिफ्लेक्ट होती है कि नहीं होती लाइट? आसमा? अच्छा, ठीक है। अब ना साइंस में एक बॉडी होती है, उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, ये कोयला नहीं होता, ये नाम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। इसमें क्या होता है कि अगर सन ने ना ऐसे, सॉरी ये सन है, इसने लाइट भेजी अर्थ पे, अगर ये इस बॉडी पे पड़ी, तो ये ना सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ एमिट ही नहीं करता और ना ही कुछ ट्रांसमिट करता है। ठीक है? तो ऐसी बॉडी जो कि जिसपे कभी भी लाइट पड़े और हम ना ही ट्रांसमिट कर पाए, ना ही रिफ्लेक्ट कर पाए, वो सब एब्जॉर्ब कर ले, जितना भी पड़ा सब एब्जॉर्ब कर ले और अपना ही टेम्परेचर बढ़ाते रहे। ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। नवदीप, क्या ये बात समझ आती है? अब यही कॉन्सेप्ट है। तो नेचर में ना ऐसे ब्लैक बॉडीज ना मिलती नहीं है वैसे, ये कॉन्सेप्ट है, तो हम इस तरह की ब्लैक बॉडी बनाते हैं। तो सिंपली ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है कि जिसपे कोई भी रेज या रेडिएशन पड़े और उसके बाहर ही ना आ पाए। सही बात है ना? ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसी बॉडी बना ली। क्या? मान लो तुम्हारे पास, तुमने एक घड़ा लिया, ठीक है, एक ये तुमने ना घड़ा ले लिया और एक घड़े में ना छोटा सा छेद कर दिया। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा कि कहीं से लाइट तो अंदर आ नहीं सकती, सिर्फ ये जो छोटा सा छेद है इसके अंदर लाइट आएगी, लाइट घुसी। अब घड़े की सरफेस तो टेढ़ी मेढ़ी है, घड़े के अंदर लाइट गई तो सीधा तो पीछे आएगी नहीं, क्योंकि सरफेस टेढ़ी है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी यहाँ आ गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी यहाँ आएगी, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी यहाँ आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी यहाँ आएगी। तो क्या तुम ये देख सकते हो कि लाइट अंदर गई और बाहर ही नहीं आ पाई, कि अंदर जो चीज जाती है और बाहर ही नहीं आ पाती, हम उसको ब्लैक बॉडी नहीं कहते थे? क्या ये बात नवदीप समझ आई अभी तक? तो हम अगर कोई ऐसा घड़ा ले ले जिसके अंदर ऐसे लाइट जाती रहती है, तो तुम देख रहे हो हर जगह बजेगी और थोड़ी रिफ्लेक्ट होगी, थोड़ी यहाँ एब्जॉर्ब भी हो जाएगी, तो घड़े का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, लेकिन कुछ अंदर गया और बाहर नहीं आया। तो इस घड़े को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। और ये ब्लैक बॉडी ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत काम की है, क्योंकि ऐसी अकेली बॉडी है जिसमें कुछ जाता है और रिफ्लेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो क्या कहें, अब क्या होता है कि ब्लैक बॉडी में एक और खासियत होती है, ये अब सारे कान खोल के सुनो। जो बॉडी ब्लैक बॉडी में क्या होता है कि वो जितनी ही अच्छी एब्जॉर्बर है, क्या मैं बोलूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, वो जितनी अच्छी एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्बर मतलब कि तुमने लाइट भेजी उसने एब्जॉर्ब किया, वो उतनी ही अच्छी एमिटर है। मतलब 100 अमाउंट ऑफ एनर्जी तुमने इसको भेजी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इसने अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया, 25 डिग्री से 100 डिग्री कर लिया, ठीक है, लेकिन ये अपना, मान लो, ये कैसे समझाओ, ऐसे देखो। अच्छा, हसनैन आपके लिए क्वेश्चन है, ये मेरा पतीला है, ठीक है, मैंने नीचे से आग लगाई, इसमें पानी रखा हुआ था, ठीक है, रूम में एसी लगा हुआ है, रूम में एसी लगा हुआ है और रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री हो रखा है, ठीक है। मैंने इसको आग लगाते गया, पहले टेम्परेचर पानी का 20 डिग्री था रूम के टेम्परेचर पे, फिर पानी का टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री, और मैंने ना फिर इसको ये हटा दिया, ठीक है। अब बताओ 4 घंटे के बाद पानी का टेम्परेचर, हसनैन ये बताओ कितना होगा? हसनैन, तो तुम ये सही कह रहे हो कि 20 डिग्री हो जाएगा, है ना? तो सबको क्या ये बात समझ आती है कि जो बॉडी का टेम्परेचर मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, और रूम का टेम्परेचर जितना भी है, अगर उस बॉडी को मैं बाद में छोड़ दूँ तो कुछ टाइम के बाद उसका टेम्परेचर रूम वाले के जितना हो जाएगा, 20 डिग्री 25 डिग्री जितना भी रूम का टेम्परेचर है। क्या नवदीप आपको ये बात समझ आती है? तो अगर आपकी ये जो ब्लैक बॉडी पड़ी थी, ठीक है, ये रूम में मैंने कहीं भी रखी है, सन से या मैंने टॉर्च मारी, इस पे लाइट भेजी, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, ब्लैक बॉडी में जितनी भी आप फेंकोगे चीज़ एब्जॉर्ब हो जाएगी, एनर्जी, है ना? अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो मान लो ये पहले रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री था, ये बॉडी 25 डिग्री पे थी, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये पहुंच गई 100 डिग्री पे, मैंने लाइट ऑफ कर दी फिर, ठीक है, ये वाली टॉर्च मारनी बंद कर दी, क्या तुम्हें ये समझ आती है कि कुछ टाइम के बाद ये बॉडी वापस 25 डिग्री पे आ जाएगी? तो ये कैसे आती है? जब 100 डिग्री से इसको 25 डिग्री पे आना है, तो एक चीज देखो, 25 डिग्री से 100 डिग्री पे आने के लिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब करना पड़ा। क्या नवदीप ये बात समझ आई? तो 100 से 25 डिग्री जाने के लिए भी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करना पड़ेगा। तो तुम्हारा यहां से कॉन्सेप्ट बन गया कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो गुड एब्जॉर्बर भी होती है, ठीक है, और जो ब्लैक बॉडी होती है वो गुड एमिटर भी होती है। एमिटर मतलब कि वो अपने अंदर से एमिट करती है, ठीक है, एब्जॉर्बर भी बहुत अच्छी होती है और कुछ टाइम के बाद एमिट भी कर देती है। क्या ये बात समझ आती है आसमा आपको? ओके, तो इसमें क्या कह रहा है कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही एनर्जी रेडिएट कर देगा, मतलब एमिट कर देगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर तो अल्टीमेटली उसका रूम के जितना ही रहना है ना,
तो जितनी एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही एनर्जी एमिट कर देगा, ठीक है। हमने क्या डिपेंड, और जो ये कितनी इंटेंसिटी से करता है, इंटेंसिटी हमने अभी डिस्कस किया था कि कितनी एनर्जी एमिट करता है ये ब्लैक बॉडी की एक खासियत है कि ये कितनी एनर्जी बाहर भेजता है, वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे। मतलब कि अगर ये बॉडी 25 डिग्री पे है तो वो कुछ एमिट कर रही होगी, ठीक है। ये 30 डिग्री पे है, ये कुछ एमिट कर रही होगी एनर्जी। ये कितनी एनर्जी एमिट करता है एग्जैक्टली सिर्फ इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बॉडी के, और किसी चीज़ पे नहीं। कि हम ये तुम इस तरह सोच सकते हो, ये बॉडी, ठीक है, 50 डिग्री की है और आसपास का टेम्परेचर 20 डिग्री है, ये लेकिन एयर में पड़ी है। ये बॉडी 50 डिग्री का टेम्परेचर है और ये 20 डिग्री में पड़ी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पानी है, ठीक है। तो ये कितनी एनर्जी एमिट कर रही है, ये हमें मीडियम वगैरह पे डिपेंड नहीं करता कि पानी में पड़ा है या वाटर में पड़ा है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कितने टेम्परेचर पे है। 50 डिग्री है तो उसकी वैल्यू एक ही आएगी, डजेंट मैटर वो कौन से मीडियम में, वैक्यूम में, एयर में, वाटर में। क्या आसमा आपको ये बात समझ आती है? हसनैन, बात समझ आई? ओके, अच्छा। इंटेंसिटी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, ओनली लिखा है मैंने, ओनली, कोई मीडियम पे नहीं करती, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब क्या है कि एक एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट है, मैं फोटो इलेक्ट्रिक में बताऊंगा वो। ओके, आज के लिए इतना ही। हम कल वापस क्लास लेंगे सेम टाइम पे। सारों को, एवरीवन इज रिक्वेस्टेड कि भाई